Good morning, friends. Now, today we will discuss about the new topic, that is Human Genome Project. In earlier period, already learned about the structure of genomics. What is genomics and उसके बारे में डिटेल हमने लास्ट टाइम में देखा है टॉपिक. अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये है क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब जीनोमिक्स ये स्टडी कर रहे थे, जीनोमिक्स के बाद यहाँ पे ह्यूमन जीनोम जो है, ये जीनोम जो है, व्हाट इज जीनोम? जीनोम इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम और कंप्लीट जेनेटिक कंस्ट्रेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब जेनेटिक कंस्ट्रेंट को हम बोल सकते हैं या हम क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. ये अर्लियर हमने देखा है. अब यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एग्जैक्ट क्या किया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ये ह्यूमन का जीनोम जो है, मतलब जीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे डीएनए जो है, एक सेल में से जो जीनोम है वो आइसोलेट किया, उसके बारे में डिटेल स्टडी की है यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. फिर इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डिटेल स्टडी मतलब क्या किया? जीनोमिक्स में हमने देखा है. जीनोमिक्स में क्या देखा हमने? जीनोमिक्स में लास्ट पार्ट जो देखा था उसमें हमने बोला था डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है, बराबर है. जीन इट एक्ट एज ए मार्कर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन. ये प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. कौन? जीन. कहाँ पे होता है? डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जो होता है, बराबर. तो यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है. दैट प्रोजेक्ट स्टार्ट ड्यूरिंग 1990. ये 1990 में स्टार्ट हुआ है और 2003 में ये एंड हुआ. देखो यहाँ पे एंड 2003 में नहीं हुआ है, उसके बाद भी रिसर्च शुरू ही था. मतलब 2006 में 6 तक ये कंप्लीट रिसर्च शुरू हुआ. अब इस प्रोजेक्ट का एम क्या था? ये प्रोजेक्ट किसने इनिशिएटिव लिया था? यहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, दैट इज द इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 1990 बाय इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ह्यूगो, HUGO, ह्यूगो, ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूगो का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन. इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. इसके पीछे एम क्या था? देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पीछे एम क्या था? टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी जीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ डीएनए. ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए है उसके ऊपर कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, उस जीन की डिटेल इंफॉर्मेशन, मतलब वो किस वे से अरेंज होते हैं, लिनियरली अरेंज होते हैं. ये अगर डीएनए स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर है, ये इस मैनर में होगा, हेलिक्स, डबल हेलिक्स मैनर में प्रेजेंट होता है वो. लेकिन इसके ऊपर जीन एग्जैक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कितने फंक्शनल जीन वहां पे प्रेजेंट होते हैं, कितने नॉन फंक्शनल जीन वहां पे प्रेजेंट होते हैं, उसकी पोजीशन क्या होती है, लोकेशन क्या होता है, हर जीन का फंक्शन क्या है, हर जीन किस वे से जीन एक्सप्रेस करता है, मतलब एक कैरेक्टर कैसे कंट्रोल करता है, उसकी पोजीशन वो किस मैनर में अरेंज है, लिनियरली है या स्पाइरली अरेंज है, वो सभी डिटेल इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन किया गया है. मतलब इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एम क्या था? टू गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द जीनोम. जीनोम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन थी. अब जीनोम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन थी मतलब जीन का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, कितने जीन फंक्शनल होते हैं, ह्यूमन जीनोम में कितने फंक्शनल जीन होते हैं, कितने नॉन फंक्शनल जीन होते हैं, ये सभी के बारे में इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या किया है, इनिशिएटिव लेकर उन्होंने स्टडी की है. स्टार्ट किया 1990 में और 2003 में ये एंड हुआ है. लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर वर्क शुरू था. किसने स्टार्ट किया? इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये स्टार्ट किया है. लेकिन विथ कोऑर्डिनेट यहाँ पे विद द कोऑर्डिनेशन बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इनके कोलैबोरेशन से, मतलब कोऑर्डिनेशन से, ये दोनों यहाँ पे क्या किए, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बाय द यूएस डिपार्टमेंट, मतलब यूएस डिपार्टमेंट में यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है और ये प्रोग्राम स्टार्ट किया. तो प्रोग्राम मतलब कौन सा है यहाँ पे? एग्जैक्ट टू गिव द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी जीन present on
डीएनए। फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, हाउ जीन एक्सप्रेस इन अ पर्टिकुलर वे, वो सभी डिटेल बारे में यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लिया है। अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये इसके पीछे रीजन क्या होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहा है, मतलब इसके पीछे एक ही एम है, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर मतलब जो डिसीज होते हैं, बराबर, डिसीज कॉजिंग जीन होते हैं, मतलब डिसीज कॉजिंग, यहाँ पे अगर देखते हैं कुछ जीन हमारे बॉडी में डिफेक्टिव जीन भी प्रेजेंट होते हैं विच कॉज डिसीज, जो हार्मफुल डिसीज है उसके वजह से हार्मफुल डिसीज होने के चांसेस होते हैं। तो हार्मफुल जीन कैसे आइसोलेट करेंगे हम, अगर हम आइसोलेट करते हैं हार्मफुल जीन तो वो डिसीज होगा क्या, नहीं। इसी वजह से ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व हुए। पहले किसने यहाँ पे स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन यूगो, with the help of coordinated by US Department of Energy and National Institute of Health। उसके साथ बाद में धीरे धीरे यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हुई। फर्स्ट यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया एंड चाइना, बराबर, इतने कंट्री यहाँ पे बाद में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होते गए। मतलब आपकी किताब में इतने एग्जाम्पल दिए हैं, नाम दिए कंट्री के, लेकिन काफी किताब में 12 कंट्रीज का नाम लिया है। 12 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट हुई इस जीनोम प्रोजेक्ट में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये 1990 में स्टार्ट हुआ है। मतलब इमेजिन करो कि यहाँ पे जीन का स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिफाई करना है, उसका फंक्शन हमें जानना है, हाउ जीन एक्सप्रेस, जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, जीन कैसे कैरेक्टर कंट्रोल करता है, जीन को कैसे हम फंक्शनल पार्ट कौन सा होता है, कितने जीन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में, ये सब इंफॉर्मेशन इतनी माइक्रो इंफॉर्मेशन है कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है जो छोटे किताब में अगर हम बुक्स में अगर इसकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो एक बड़ी लाइब्रेरी, जो बड़ी लाइब्रेरी में जितने भी किताब है वो सभी किताब में इसकी इंफॉर्मेशन कम गिरेगी, इतनी इंफॉर्मेशन ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट होती है। मतलब एक बड़ा एरिया अगर हम कवर करते हैं, 10,000 स्क्वायर फीट का अगर एरिया कवर करते हैं, उसमें अगर लाइब्रेरी अगर देखा होगा आपने, उस लाइब्रेरी में जितने बुक्स होते हैं उससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन उस बुक्स में, वो इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लिख नहीं पाते, बराबर। तो इसी वजह से इस ड्यूरेशन को यहाँ पे क्या हुआ है, ये ड्यूरेशन क्यों बढ़ा है, 1990 में स्टार्ट हुआ और 2003 में एंड हुआ, उसके बाद भी रिसर्च शुरू हुई है। मतलब ये 13 ईयर का जो प्रोग्राम यहाँ पे है, 13 साल लगे यहाँ पे, इसलिए टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन, जीन का फंक्शन और स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे एग्जैक्ट हुआ क्या है, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एग्जैक्ट हमें करना क्या था और वहां पे उसका एम क्या था, एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब एम अगर देखते हैं, ये जो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ने हाथ में लिया है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन्होंने ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया था उसके पीछे एम क्या है, मैपिंग। अब मैपिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मैपिंग, मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मतलब मैपिंग ऑफ एंटायर ह्यूमन जीनोम एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपको पता है, हम सभी को पता है, डीएनए विच इज मेड अप ऑफ मोनोमर, डीएनए और आरएनए किससे बनता है, ये अगर डीएनए है, बराबर, इस डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए इज नथिंग बट द विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब यूनिट। काफी यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, ये फर्स्ट मोनोमर, सेकेंड मोनोमर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह यहाँ पे क्या फॉर्म होती है, पॉली। अब पॉली मतलब यहाँ पे ये जो मोनोमर है, इस मोनोमर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए बेसिकली विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, इस तरह यहाँ पे जो चेन फॉर्म होती है न्यूक्लियोटाइड की, दैट इज नोन एज पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोलेंगे हम, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन इज नथिंग बट द डीएनए। अब डीएनए के बारे में देख रहे हैं हम, तो इसीलिए यहाँ पे हम डीएनए बोलेंगे, आरएनए नहीं। अब यहाँ पे अगर ये डीएनए है
तो इमेजिन करो डीएनए में मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, किस टाइप के न्यूक्लियोटाइड वहां पे प्रेजेंट होते हैं, अपने ह्यूमन जीनोम में किस टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, उसका सीक्वेंस किस वे से होता है, दैट इज द मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मतलब वो न्यूक्लियोटाइड कितने प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन जीनोम में, मतलब डीएनए के ऊपर वो आइडेंटिफाई करना है। हाउ मेनी बेस पेयर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम, कितने बेस पेयर लॉन्ग होता है वो, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। देन अब यहाँ पे हमने बोला है डीएनए के ऊपर ये जो सेगमेंट होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। इस जीन की पोजीशन, एग्जैक्ट डीएनए के ऊपर जीन की पोजीशन हमें आइडेंटिफाई करना है। पोजीशन मतलब किस वे से वो रहता है, वो लीनियरली अरेंज रहता है, स्ट्रेट अरेंज रहता है, स्ट्रेट अरेंज रहता है या स्पाइरली अरेंज रहता है, इस वे से अरेंज रहता है, वो हमें ऑब्जर्व करना है। इसके अंडर द हेडिंग ऑफ मैपिंग, मैपिंग सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई करना है डीएनए से। किस प्रोजेक्ट से, दैट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब ये फर्स्ट एम है हमारा। देन उसके बाद टू स्टोर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन डेटाबेस। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें यहाँ पे जीनोम के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी डीएनए के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम किताब में लिखकर नहीं रख सकते, बराबर है। इसके लिए हमें स्टोर्ड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस मतलब एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन करना पड़ेगा, उस सुपर कंप्यूटर के अंदर वो सभी इंफॉर्मेशन वहां पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, बराबर है। मैंने अभी बोला कि हमारी कितनी भी बड़ी लाइब्रेरी होगी, उस लाइब्रेरी में जितने भी किताब होंगे उतने किताब में अगर वो इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं तो वो इंफॉर्मेशन उतने किताब में स्टोर्ड नहीं होगी। इसी वजह से हमें क्या चाहिए, एक बड़ा सुपर कंप्यूटर चाहिए जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन लिख कर रख सकते हैं, स्टोर्ड करके रख सकते हैं। दैट इज द टू डेवलप, यहाँ पे टू स्टोर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन डेटाबेस। डेटाबेस मैनर में हम क्या कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर में वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड करके रख सकते हैं। Then to develop tools, technique for analysis of data. अब to develop tools, technique for analysis of data. अब यहाँ पे देखो tools, then यहाँ पे technique, tools और technique यहाँ पे क्या है, हमें डिजाइन करना पड़ेगा। मतलब कौन कौन से टूल्स वहां पे लगते हैं वो हमें क्या करना पड़ेगा, टू डेवलप द टूल्स टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा। अब यहाँ पे डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें जाननी है, किस तरह जेनेटिक इंफॉर्मेशन वहां पे प्रेजेंट होती है वो हमें पता करना है। तो हमें वहां पे डीएनए का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने के पहले टूल्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। टूल्स हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। टू डेवलप टूल्स मतलब ये टूल्स डेवलप करना पड़ेगा। अब इमेजिन करो डीएनए को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। डीएनए का आप आइसोलेट इजीली कर सकते हैं, सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, बराबर। सेल देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, दैट इज द माइक्रोस्कोप, बराबर। तो इमेजिन करो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा वो भी काफी माइक्रो होगा, बराबर। माइक्रो इंस्ट्रूमेंट वहां पे यूज होते होंगे। फिर डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। ये अगर जीन है डीएनए के ऊपर, ये अगर जीन है, ये जीन अगर आइडेंटिफाई करना है, जीन में पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड कौन से है, कितने नाइट्रोजन बेस पेयर वहां पे है, ये अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो हमें क्या टूल, अलग अलग टूल्स हमें डेवलप करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट हमें डेवलप करना पड़ेगा। देन एक प्रॉपर टेक्निक से वो फॉलो करना पड़ेगा, बराबर। एक टेक्निक भी डेवलप करनी पड़ेगी टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ जीन, बराबर। जीन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए टूल्स और टेक्निक भी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। दैट इज द मेन एम ऑफ आवर प्रोजेक्ट। देन उसके बाद ट्रांसफर ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द प्राइवेट सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजी हमने क्या किया है, यहाँ पे टेक्निक डेवलप की है। टेक्निक डेवलप करने के बाद यहाँ पे उसका यूज हम क्या कहाँ पे करना है, टेक्नोलॉजी में यूज करना, बराबर। ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रहे हैं हम, उस टेक्नोलॉजी का यूज प्रॉपर वे से हमें करना है। कहाँ पे ट्रांसफर करना है, इंडस्ट्रीज में। अब इंडस्ट्रीज में कैसे ट्रांसफर करना है,
इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है। इंडस्ट्रीज में जो भी हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के फॉर्मेट में इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो अल्कोहल, बराबर, ये आपको पता है फर्मेंटेड ईस्ट आर वाइडली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ईस्ट कहां पे यूज होता है? अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए, बराबर। वाइन जिसकी जो भी है वो यूज करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? ईस्ट यूज करते हैं, बराबर, अल्कोहल फॉर्मेशन। लेकिन अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ये ईस्ट कब तक सर्वाइव करता है? ईस्ट सर्वाइव फॉर द फॉर्मेशन, ईस्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ईस्ट से हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं, बराबर। ये यहाँ पे यूज होगा। लेकिन अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन अगर 11 to 12% अगर होगा तो उसमें ये ईस्ट सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन इमेजिन करो इसका कॉन्सेंट्रेशन, अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन जैसे 50% होता है या 55% अगर होता है, उस एडवर्स कॉन्सेंट्रेशन में ये ईस्ट सर्वाइव नहीं करेगा। इस सर्वाइव करेगा क्या? नहीं करेगा। मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम सिंपल फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल बना रहे हैं, लेकिन इस 11 to 12 डिग्री सेल्सियस में 11 to 12% अल्कोहल में सर्वाइव करेगा, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव नहीं, 50 डिग्री नहीं, 50% अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये हमें टेक्निक, ये कैसे किस तरह इस 50% मतलब 50% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन में या फर्मेंटेशन प्रोसेस में डायरेक्ट वो सर्वाइव कर सके, ये टेक्निक हमें डेवलप करनी है। कहाँ पे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो हमें टेक्निक के बाद उसके बाद इंडस्ट्रीज में जो यूज करने वाले, ट्रांसफर करने वाले, उसमें ये टेक्निक डेवलप करनी विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये कब होगा? जब इसके जीनोम का स्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके डीएनए जो है उस डीएनए का स्ट्रक्चर जब आइडेंटिफाई करेंगे ईस्ट का, और डीएनए के अंदर कौन सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मतलब जीन किस डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव करेगा, इसके कैरेक्टर जब हम जानेंगे तभी ये प्रोसेस होगी सक्सेसफुल। अदरवाइज प्रोसेस होगी क्या ये सक्सेसफुल? नहीं। मतलब इससे हम एक टेक्निक तो डेवलप करेंगे और उसका यूज हम इंडस्ट्रीज में, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे अगर देखते हैं, दैट इज द मेन एप्लीकेशन, टेकिंग केयर ऑफ लीगल, इथिकल, सोशल इश्यूज विच में अराइज फ्रॉम प्रोजेक्ट। मतलब ये जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम डेवलपमेंट तो करेंगे, खुद की डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन कुछ सोशल इश्यूज होती है, लीगल इश्यूज होती है, बराबर, उससे भी हमें क्या करना है? इथिकल जो इश्यूज होते हैं उससे भी हमें प्रॉपर वे से हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बार अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब ह्यूमन के जीनोम में जीनोम का स्ट्रक्चर अगर ऑब्जर्व हो गया, ह्यूमन जीनोम अगर आइडेंटिफाई हो गया, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अगर हमें मिल गई, तो हम क्या कर सकते हैं? इनसाइड दैट फीटस, जब वो फीटस कंडीशन में मदर, अगर यहाँ पे कोई फीटस सर्वाइव कर रही है कोई मदर, तो वहां पे उस फीटस को ही डिजाइन कर सकते हैं। जिस तरह हमें वो फीटस चाहिए उस वे से हम क्या कर सकते हैं? उसे डिजाइन कर सकते हैं। इसी वजह से कुछ सोशल इश्यूज होते हैं तो वो हमें प्रॉपर वे से उसकी भी केयर करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एग्जैक्ट क्या हुआ, क्या मिला? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम ये था, हमने 4 पॉइंट पढ़े, अभी 5 पॉइंट हमने पढ़े, बराबर। अब मेन एम क्या था? देखो यहाँ ह्यूमन जीनोम का मेन एम था दोज जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। मतलब ये जो जीन है, इस जीन का स्ट्रक्चर कैसे है, किस वे से वो स्ट्रक्चर है उस जीन का, फिर इस जीन का फंक्शन क्या है, इस जीन का फंक्शन क्या है। ये जो जीन, हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम में कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, उसकी क्वांटिटी, फिर जितने जीन होते हैं उसमें से सभी जीन फंक्शनल होते हैं क्या, या कुछ नॉन फंक्शनल भी जीन होते हैं। फंक्शनल जीन मतलब
दोज जीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। कोडिंग जो जीन होते हैं मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, वो दैट इज द फंक्शनल जीन। जो जीन प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, दैट इज द नॉन फंक्शनल जीन। बराबर। तो हमें क्या करना है, मेन एम क्या था, हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम, फिर उसमें से कितने फंक्शनल है, हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसेस और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और बेस नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम, कितने नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट है। बराबर। देन ये जो जीन है इसका स्ट्रक्चर, कौन से जीन का कौन सा क्या फंक्शन है, मतलब ये जो जीन है फर्स्ट नंबर का जीन है तो उसका फंक्शन क्या है, कौन सा प्रोटीन कोड करता है या फॉर्म करता है। देन उसके बाद जीन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के बाद उसका फंक्शन, हाउ जीन एक्सप्रेस, जीन कैसे एक्सप्रेस होता है उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। बराबर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देन जीन की पोजीशन, यहाँ पे अगर ये डीएनए है तो इस डीएनए के ऊपर जीन एग्जैक्ट किस वे से प्रेजेंट होता है, लिनियरली स्ट्रेट प्रेजेंट होता है या स्पाइरली अरेंज होता है। बराबर। तो ये सभी डिटेल जो है वो कहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। अब सीक्वेंस एनोटेशन, अब सीक्वेंस एनोटेशन मतलब डीएनए को लाइन से पढ़ना। अब कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब सीक्वेंस एनोटेशन मतलब क्या है, एनोटेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीक्वेंस एनोटेशन मतलब डीएनए, इस डीएनए के ऊपर जो भी जीन्स होते हैं उसे लाइन से स्ट्रेट, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, उसे लाइन से पढ़ सकते हैं। मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस कौन से, मतलब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जीन कौन से, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वी आर जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑफ जीनोम। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, इस जीन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के बाद जेनेटिक और फिजिकल मैप हमने बनाया है, जेनेटिक और फिजिकल मैप यहाँ पे हमने बनाया है। देन उसके बाद अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीन जितने भी होंगे, जितने भी जीन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन जीनोम में, कितने भी होंगे 3, यहाँ पे इमेजिन करो 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कितने जीनोम में 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर सभी फंक्शनल होंगे क्या, आउट ऑफ दैट 100% जीन, अगर 100% अगर जीन हम कंसिडर करते हैं उसमें से यहाँ पे 2% जो जीन होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। कितने, 2%, और बाकी सब 98% क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल, मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन वहां पे प्रेजेंट होता है। विच आल्सो रिस्पॉन्सिबल, जब इसके ऊपर की इंफॉर्मेशन देखी है जीनोम के ऊपर, तो वहां पे रिपीटेटिव सीक्वेंस काफी ज्यादा थे। रिपीटेटिव सीक्वेंस मतलब यहाँ पे अगर इमेजिन करिए डीएनए का सीक्वेंस, अब डीएनए का सीक्वेंस मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस। यहाँ पे क्या होगा, ये डीएनए अगर है तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस होगा, ए जी सी टी, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन गुआनिन। बराबर। तो ये अगर सीक्वेंस हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक सीक्वेंस ए जी अगर ये डीएनए है तो यहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस ए जी, इस तरह रिपीटेटिव सीक्वेंस काफी ज्यादा सीक्वेंस है। दैट इज द VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडन रिपीटम उसे कहते हैं। हम देखेंगे आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम पार्ट देखने वाले। मतलब ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस वहां पे हमें मिले, कब पता चला हमें, जब डीएनए के बारे में हमने डिटेल स्ट्रक्चर देखा, तभी वो हमें सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई हुआ, अदरवाइज आइडेंटिफाई होता था क्या, नहीं होता था। अब यहाँ पे इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, यहाँ पे जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एक न्यू ब्रांच यहाँ पे फॉर्म होगी, दैट इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन पढ़ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जीन का स्ट्रक्चर फंक्शन आइडेंटिफाई करना एट द लेवल ऑफ जीन, डीएनए की इंफॉर्मेशन पढ़ना, एक न्यू ब्रांच यहाँ पे फॉर्म होगी, दैट इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी जीन। मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये न्यू ब्रांच वहां पे फॉर्म हो गई, कौन सी,
कब? जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब। वहां पे जैसे स्टार्ट हुआ उसके बाद यहाँ पे एक न्यू ब्रांच फॉर्म हो गई, दैट इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बराबर। फिर उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिली है हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसकी ब्लूप्रिंट निकाला है हमने। ब्लूप्रिंट मतलब किसी का अगर कोई घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसका एक मैप होता है, बराबर। मैप मतलब किस वे से हमारा घर डिजाइन होगा, लिविंग रूम कहाँ पे होगी, किचन कहाँ पे होगा, बेडरूम कहाँ पे होगी, उस ब्लूप्रिंट में हमें सब पता चलता है। वैसे यहाँ पे किसी अगर प्लॉट है तो प्लॉट का एक ब्लूप्रिंट बनती है। उसी तरह यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट हुआ उसके बाद एंड होने लगा यहाँ पे 2003 तक, वैसे वहां पे उसकी एक ब्लूप्रिंट, कौन सा जीन कौन से नंबर पे है, फिर उसका फंक्शन क्या है, कैसे एक्सप्रेस होता है वो जीन, वो सभी ब्लूप्रिंट मैनर में हमने क्या किया यहाँ पे इंस्टॉल कर, मतलब यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट मैनर में हमने स्टोर की। देन उसके बाद फंक्शन ऑफ जीन एंड प्रोटीन। जीन का फंक्शन, कौन से जीन का फंक्शन क्या है और कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन फॉर्म करता है, ये सभी डिटेल हमने क्या कहां पे ऑब्जर्व किया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, जो डीएनए पढ़ना स्टार्ट किया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब क्या है, हमारे बॉडी में जो डीएनए है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं। फिर जीन है वहां पे, तो कौन से जीन का क्या फंक्शन है, फिर वो जीन कौन सा प्रोटीन फॉर्म करता है, डिफेक्टिव प्रोटीन फॉर्म करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, कोडिंग सीक्वेंस फॉर्म करेगा या नॉन कोडिंग सीक्वेंस फॉर्म करेगा, ये सभी इंफॉर्मेशन हमने उस ह्यूमन जीनोम में पढ़ा। देन दैट इंफॉर्मेशन आर वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन। ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेडिसिन बनाने के लिए काफी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, किसी के घर में अगर डायबिटिक पेशेंट है तो ये हेरिडिटी कैरेक्टर, बराबर। किसी के घर में अगर डायबिटिक पेशेंट है तो ये क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। 100% पॉसिबिलिटी होती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। तो उस डायबिटीज के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन कौन सा है वहां पे, फिर वो इंसुलिन क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम डिटेल देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके बेसिस से मेडिसिन ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। देन बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल मटेरियल, जो बायोलॉजिकल मटेरियल है वो हम टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये डिटेल बताया बायोटेक्नोलॉजी, बराबर है। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल मटेरियल वाइडली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड टू प्रोड्यूस और टू ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मतलब बायोलॉजिकल मटेरियल प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू ह्यूमन वेलफेयर। मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया था मैंने, अगर आपका ब्लड सैंपल अगर चेक करना है तो आप ब्लड सैंपल निकालते हैं, पैथोलॉजी में जाते हो तब वो क्या करते हैं, ब्लड सैंपल एक मशीन में इंसर्ट करते हैं, दैट इज द टेक्नोलॉजी। बायोलॉजिकल मटेरियल कौन सा है, ये ब्लड, इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं वो, और यहाँ पे हमारी रिपोर्ट बताते हैं, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब प्लेटलेट्स कितने हैं, आरबीसीज कितने हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कितने हैं, ये सभी डिटेल कहाँ पे बताते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, मतलब अपने हेल्थ के लिए कर रहा है, बराबर है। उसके हिसाब से हमें मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं, बराबर। मतलब ये इसका यूज मेडिसिन में भी होता है, बराबर। फिर उसके बाद लाइफ साइंस। अब लाइफ साइंस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल कहना, मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन या स्टडी करना, दैट इज द लाइफ साइंस बोल सकते हो। देन उसके बाद अब ये तो हो गया ह्यूमन बॉडी के लिए। अब ह्यूमन बॉडी के लिए हमने ये इंफॉर्मेशन निकाला। जब ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एंड में क्या मिला था, देखो। अब ह्यूमन जीनोम तो ऑब्जर्व किया ही उन्होंने, मतलब 33,000 जीन प्रेजेंट होते हैं। पहले कंसेप्ट क्या था, 80,000 to 1 लाख जीन प्रेजेंट होते। जब ये ह्यूमन जीनोम स्टार्ट किया था पढ़ना, या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया था तब शुरू में ऐसा लगा कि ह्यूमन बॉडी में कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, 80,000 to 1 लाख जीन प्रेजेंट होते हैं। कितने, 80,000 to 1 लाख। लेकिन जब एक्सट्रैक्ट मिला, धीरे धीरे जैसे पढ़ते गए तब
उस वक्त वहां पे 33,000 वहां पे जीनोम प्रेजेंट है, सॉरी 33 जीन्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब ह्यूमन जीनोम में कितने जीन्स प्रेजेंट है, दैट इज द 33,000 जीन प्रेजेंट होते हैं, बराबर। मतलब धीरे धीरे जैसे पढ़ते गए उसका डेटा हमें मिलता गया। अब ह्यूमन जीनोम के बारे में हमने देखा है, लेकिन साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या सोचा है यहाँ पे, जब हमने ह्यूमन के बारे में देखा है तो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके बारे में भी हम डिटेल देखते हैं, मतलब उसका भी जीनोम हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, इस्चेरियाशिया कोलाई मतलब बैक्टीरिया है, इसका जीनोम भी कंपैरेटिव उन्होंने पढ़ा है। देन सिनोरैप्टिस एलिगेंस दैट इज द निमैटोड, ये निमैटोड है, इसका भी जीनोम उन्होंने ऑब्जर्व किया। कुछ मतलब प्रीवियस एनिमल उसके साथ कंपेयर करने के लिए ये धीरे धीरे क्या हुआ है, ये जीनोम का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया, कंपैरेटिव स्टडी किया। देन ईस्ट का जीनोम का स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई किया, ड्रोसोफिला और कुछ प्लांट भी आइडेंटिफाई किया, प्लांट में राइस और यहाँ पे कुछ माउस जो एनिमल वहां पे भी उसका भी स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया, मतलब जीनोम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाली। क्यों निकाली, फिर वो कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। कंपैरेटिव जब स्टडी करेंगे तब वहां पे डिफरेंसेस दिखेंगे। जब कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे तब यहाँ पे देखो ह्यूमन जीनोम दैट इज द होमो सैपियन, आपकी किताब में एक चार्ट दिया, देखो हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, 46 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, एस्टिमेटेड जीन नंबर इज नियर अबाउट 33,000। कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, 33,000 जीन प्रेजेंट होते हैं। कितने क्रोमोसोम, 40 क्रोमोसोम। देन एस्टिमेटेड साइज और बेस पेयर, वहां पे बेस पेयर कितने होते हैं, नियर अबाउट 3 बिलियन बेस पेयर वहां पे प्रेजेंट होते हैं। 33,000 जीन और वहां पे 3 बिलियन बेस पेयर वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट एनिमल दैट इज द माउस। अब माउस का जीनोम जब ऑब्जर्व किया तब कितने क्रोमोसोम होते हैं माउस में, नियर अबाउट 40 क्रोमोसोम वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और एस्टिमेटेड जीन कितने होते हैं, 25,000 और एस्टिमेटेड बेस पेयर जो होते हैं वो 2.9 बिलियन, मतलब लगभग माइस का जीनोम कितने हो यहाँ पे 40 क्रोमोसोम। उसके बाद उसके हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर जीनोम स्ट्रक्चर जब ऑब्जर्व किया था तब वहां पे कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, 25,000, मतलब 25,000 जीन वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन क्यों निकाली, फ्रूट फ्लाई उसके अंदर 8 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 13,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं और 165 मिलियन एस्टिमेटेड